हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास है उसमें हमने चैप्टर नंबर 3 के आधे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे प्रीवियस क्लास में कवर नहीं हो पाए थे, तो उन सभी कॉन्सेप्ट को जो कि रिमेनिंग रह चुके थे तो उनको आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी पार्ट 2 क्लास है जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जहाँ से आज की इस क्लास में हमें सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग के स्कोप के बारे में। इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सभी को हमने अपने लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया था। तो अगर आप डायरेक्टली आज की इस क्लास में आए हो तो इससे पहले आप पार्ट 1 को देखना, देन उसके बाद में आज की ये क्लास देखना, तब आपको सही तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि इसके बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो इनको डीपली पढ़ने से पहले आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो पहले आप पार्ट 1 क्लास को देखना, देन उसके बाद में आज की क्लास देखना। इससे क्या होगा कि जो चैप्टर नंबर 3 है इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल क्लियरली सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है स्कोप ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब जो स्कोप ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग होते हैं ये रेफर करते हैं टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ को और एक्टिविटीज़ को जो कि कवरेड किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, जिसके थ्रू जो भी रिक्वायरमेंट है सेगमेंट रिपोर्टिंग का वो यहाँ पे कवर किया जाता है। तो जो स्कोप ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग है इसको हम डिफाइन किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अंदर, या कुछ अदर रिलीवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है जो कि इसको डिफाइन करते हैं स्कोप ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग को। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करते हैं जो कि इनके स्कोप कहलाते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस सेगमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अकॉर्डिंग रिक्वायर किया जाता है कंपनी के लिए कि जो भी वो रिपोर्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं जो अबाउट कंपनी के सेगमेंट से रिलेटेड है और जिसे डिफाइन किया जाएगा एक कंपोनेंट के तौर पर। और यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ को दिखाएंगे हम जो कि जनरेट रेवेन्यू से और इंक्योर एक्सपेंसेस से रहेगा, कि जो भी हम एक्सपेंसेस को रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटीज़ है इससे रिलेटेड उन सभी को हम दिखाएंगे बिजनेस सेगमेंट के तौर पर। और बिजनेस सेगमेंट जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है अराउंड प्रोडक्ट लाइंस के थ्रू, जोग्राफिकल रीजन्स हो गया, कस्टमर ग्रुप्स हो गए, दूसरे काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो कि यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। देन उसके बाद में जो इसका सेकंड स्कोप है जोग्राफिक सेगमेंट, ये जैसे कि अब हमें पता है कि कंपनी के द्वारा इसे तैयार किया जाता है इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो कंपनी के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि उन्हें यहाँ पे रिक्वायर्ड करना है सारे रिपोर्ट्स को जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट जोग्राफिक सेगमेंट के तौर पर। यहाँ पर इसके अंदर जो भी हम कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे वो सारे रिलेट रहेंगे कि किस तरीके से कंपनी के अंदर सारे जोग्राफिकल एरिया में जो भी एक काम है, ऑपरेटिंग का काम है, मैनेजमेंट का काम है, वो सारा इसके अंदर यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। और इसके अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे वो रिलेटेड रहेगा रेवेन्यू से, एसेट से, लायबिलिटी से, या किसी भी कंपनी के बारे में, मतलब किसी भी कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटी, जो भी एक रिलेटेड कंपनी है उनके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम दिखाएंगे जोग्राफिक सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा भी अदर सेगमेंट भी है, जैसे कि ये सिर्फ 2 सेगमेंट ही नहीं है, इनके अलावा भी काफ़ी सारे सेगमेंट है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि कंपनी के द्वारा रिक्वायर किया जाता है, अदर सेगमेंट में दिखाया जाता है। कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि जोग्राफिक में भी नहीं आते और बिजनेस सेगमेंट में भी नहीं आते, तो वो यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। तो ये कुछ स्कोप है जिसके थ्रू कंपनी के लिए द्वारा बनाए जाते हैं। और ये जो स्कोप ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग है ये डिपेंडिंग रहते हैं ऑन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है या कितना साइज है, इसके ऊपर डिपेंड करता है स्कोप ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। और ये रिक्वायरमेंट करता है कि जो भी एक रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। साथ ही साथ इसके तौर पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, लार्जर कंपनी में भी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मोर डिटेल सेगमेंट। वहीं पर अगर स्मॉलर कंपनी की बात करें तो मे ओनली बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस सेगमेंट, कि अगर मान लो कोई कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो वो अपने जो भी सेगमेंट है उसमें काफ़ी डिटेल तरीके से सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हो सकता है कि कोई कंपनी छोटी है तो वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट बिजनेस सेगमेंट को ही यहाँ पे दर्शाएंगे। तो ओवरऑल हम इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं या क्या कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग एक तरीके से डिज़ाइन किया जाता है टू प्रोवाइड यूजर ऑफ
ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द कंपनी। कि डिफरेंट टाइप के जो सेगमेंट है उसके रिलेटेड बेस पर जो भी कंपनी की परफॉर्मेंस है, पोजीशन है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम प्रोवाइड करते हैं स्कोप ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग के थ्रू। इस वजह से इसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि इसके बारे में हम जान सके और अच्छे तरीके से एनालाइज कर सके, ताकि इन फ्यूचर में जाके डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट, कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अकॉर्डिंग ही डिफाइन किया जाता है। कुछ ऐसे की स्टेप है जो कि इन्वॉल्व किए जाते हैं आइडेंटिफाई करते टाइम पे। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है, डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन स्ट्रक्चर, कि कंपनी के अंदर जो भी ऑपरेटिंग का काम है उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से, उन सभी को हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि रिपोर्टिंग सेगमेंट के द्वारा जो भी हम डिटरमाइन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर को, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट स्टेप के अंदर इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। इसको जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो कुछ पॉइंट को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे कि दीज इन्वॉल्व आइडेंटिफाई द डिपार्टमेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके थ्रू हम ये जानेंगे कि जो भी एक्टिविटीज़ किया जा रहा है जिसके थ्रू रेवेन्यू को और एक्सपेंसेस को जनरेट किया जा रहा है, जानना जा रहा है, या इनके बारे में हम जो भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे हम सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट है CODM, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाई द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। कि CODM ये एक इंडिविजुअली या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअली हो सकते हैं, मतलब कि इनका एक समूह भी हो सकता है, चाहे एक इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर मेकिंग डिसीजन को लेके कि कंपनी का एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसी है या उनका परफॉर्मेंस कैसा है सेगमेंट को लेके। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेटिंग सेगमेंट से रिलेटेड इन सभी पॉइंट को, जहां पर इनका जो मेन पॉइंट है मेकिंग डिसीजन का है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है। साथ ही साथ दिस में बी द CEO या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या अदर ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, कि ये जो CODM है ये कंपनी के CEO पर्सन भी हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, या दूसरे कुछ ग्रुप भी हो सकते हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए वहाँ पे रखे जाते हैं। उसके बाद में जो हम थर्ड पॉइंट पे काम करेंगे, इवेलुएट द CODM मॉनिटरिंग प्रोसेस, कि CODM के द्वारा जो भी काम को किया जा रहा है उनका जो मॉनिटरिंग का काम है, मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं जो इनका कंट्रोलिंग का काम है वो किस तरीके से किया जा रहा है उसको इवेलुएट करना, मूल्यांकन करना, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो इस नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे, इवेलुएट करेंगे CODM के मॉनिटरिंग प्रोसेस को, जिसके थ्रू हम डिटरमाइन करेंगे, इस चीज़ को निर्धारित करेंगे कि किस तरीके से कंपनी का जो भी परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट किया जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो भी सेगमेंट है उसके अंदर हम जो भी रिपोर्ट्स को तैयार करें, लाइक इंटरनल रिपोर्ट्स हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, या दूसरे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो गए, उसको हम किस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन सभी को रिव्यू किया जाएगा इस पॉइंट के अंदर। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग रिपोर्टेबल सेगमेंट, बाद में जाके हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इन स्टेप 1 से लेके 3, मतलब कि ये फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में, इन 3 स्टेप में हमने जितने भी इंफॉर्मेशन को गैदरिंग किया, मतलब कि इकट्ठा किया है, इन सभी इंफॉर्मेशन के बेस पे अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में जाके हम इन सभी के बेस पे इनके मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है इनके बेस पर ये डिटरमाइन करेंगे कि विच सेगमेंट आर रिपोर्टेबल, कि जितने भी हमने इन्फॉर्मेशन को अब तक इकट्ठा किया है उसके थ्रू हम ये जानेंगे कि कौन सा सेगमेंट है जो कि रिपोर्टेबल के लिए है। और ए रिपोर्टेबल सेगमेंट इज अ डिफाइंड एज अ कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि कंपनी के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट को हमने जाना है, इस रिपोर्टेबल सेगमेंट के अंदर यहाँ पर हम दिखाएंगे, जिसके थ्रू हम जानेंगे कि किस तरीके से रेवेन्यू को, एक्सपेंसेस को जनरेट किया जा रहा है, किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर सेपरेट करेंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो अवेलेबल रहेगा उस टाइम पे, और इवेलुएट किया जाएगा इनको रेगुलरली बेस पे। तो ये सारे पॉइंट है जिसका हमें ध्यान में रखना है डिटरमाइन रिपोर्टेबल सेगमेंट के टाइम पे, क्योंकि इसके थ्रू हम रिसोर्सेज के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं और इसके साथ ही डिसीजन भी लेते हैं। तो इस वजह से इनका टाइम टू टाइम एक रेगुलर बेस पे इनको हम इवेलुएट करते जाएंगे। इवेलुएट का मतलब ये है कि मूल्यांकन करते जाएंगे, इनके बारे में देखते जाएंगे, इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट है उनको हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग करते जाएंगे। उसके बाद
देन इसके बाद नेक्स्ट है अप्लाई क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। इसका मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है ये रिक्वायर करते हैं हर एक कंपनी के लिए कि उनके ऊपर क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड को अप्लाई किया जाएगा ताकि डिटरमाइन किया जा सके विद सिगमेंट के साथ में कि जो भी रिपोर्टेबल को बनाया जाएगा वो सिगमेंट के साथ हो, इस चीज़ को डिटरमाइन किया जाएगा और इसी वजह के लिए उनको क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड को रिक्वायर करता है जहाँ पर जो सिगमेंट है वो कम से कम जो 3 क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है उसको अपने रिपोर्ट में उसको लागू करेंगे। सबसे पहले क्या है, इट्स रेवेन्यू इज 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड रेवेन्यू ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट, कि जैसे कि जो हमारे रेवेन्यू होता है उसका 10% या 10% से जो ज़्यादा अमाउंट रहेगा रेवेन्यू का उसको हम ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट के तौर पर मानेंगे। बी ये भी हो सकता है कि उसका 10% जो भी उसके बेस पे रिजल्ट आएगा उसका 10% या 10% से जो ज़्यादा है उसको कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट, और जो थर्ड है मान लो एसेट्स का 10% होगा उसको हम ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट में मानेंगे। तो मतलब कि रेवेन्यू का 10%, रिजल्ट का 10% या 10% से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एसेट्स का, तो इसको हम क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड के अंदर इसको अप्लाई करेंगे जो कि हर एक कंपनी के ऊपर लागू होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 पॉइंट है रिव्यू एंड अपडेट रिपोर्टेबल सेगमेंट, कि जैसे कि टाइम टू टाइम हमें क्या करना है, जो हमारा सेगमेंट है रिपोर्ट का उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे, उसको दोबारा से चेक करेंगे। व्यू का मतलब होता है देखना और रिव्यू का मतलब होता है फिर से दोबारा उसको देखना, दोबारा से उसको चेक करेंगे और अगर हमें लगता है कि उसमें कोई भी रिक्वायरमेंट है अपडेट की, कोई भी चेंजमेंट की, तो उसको हम अपडेट भी करेंगे टाइम टू टाइम। तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमेशा इसको टाइम टू टाइम किया जाता है, क्योंकि इसके थ्रू हमें रिलीवेंट जो भी एक हमें फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, जो भी इंफॉर्मेशन को वहाँ पे हमें ऐड ऑन करना चाहिए या किसी चीज़ को हटाना चाहिए, तो डिपेंड करता है कंपनी के अकॉर्डिंग कि क्या उन्हें ऐड ऑन करना है, क्या हटाना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अपने रिपोर्टेबल सेगमेंट को रिव्यू करेंगे और टाइम टू टाइम उसको अपडेट करेंगे। तो ये सारे पॉइंट थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। देन उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिगमेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट, कि प्राइमरी और सेकेंडरी में किस तरीके से जो सिगमेंट रिपोर्ट है उसको डिवाइडेड किया जाता है और उनका फॉर्मेट किस तरीके से रहता है। तो ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अंदर आते हैं। इसके थ्रू हम दो तरह से मानते हैं कि यहाँ पे दो प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्ट को फॉर्मेट में दिखाएंगे। सबसे पहले जो फॉर्मेट रहेगा बिजनेस सेगमेंट फॉर्मेट रहेगा और जो सेकंड रहेगा वो जियोग्राफिकल सेगमेंट फॉर्मेट रहेगा। तो इसके तरह से वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट है जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस सेगमेंट फॉर्मेट के लिए और फिर देन उसके बाद हम बात करेंगे जियोग्राफिकल सेगमेंट फॉर्मेट के बारे में। सबसे पहले इसके अंदर है बिजनेस सेगमेंट फॉर्मेट। ये कौन सा फॉर्मेट है? ये ऐसी फॉर्मेट है जो कि कंपनी के द्वारा रिक्वायर किया जाता है ताकि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम रिपोर्ट में दिखाएंगे उससे हमें डिफरेंस पता चल सके बिजनेस सेगमेंट के बीच में, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट को डिफाइन किया जाता है कंपनी के द्वारा। कोई भी जो एक्टिविटीज़ जो चल रही है उसके थ्रू हमें कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना ज़्यादा हमने एक्सपेंसेस किया है, इन सभी बातों का पता लगाया जाता है। साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर हम सेगमेंट के थ्रू देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मतलब कि इससे रिलेटेड जो भी एक पॉइंट है जो कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है उन सभी को यहाँ पे फिलफिल किया जाता है। साथ ही साथ कंपनी के लिए ये भी रहता है कि उन्हें डिस्क्लोज करना होता है अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, ताकि जो भी उसके साथ में अबाउट में जो भी रिस्क है या जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको एसोसिएटेड किया जा सके बिजनेस सेगमेंट के साथ में। तो ये सेगमेंट का जो फॉर्मेट है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, क्योंकि इसके थ्रू कंपनी का जो एक बिजनेस लाइन है उनके बीच में डिफरेंस को अंडरस्टैंड किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी को जाना जाता है हर एक लाइन के बीच में, और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि रिस्क जो है टाइम टू टाइम बिजनेस में किस तरीके से जनरेट हो रही, किस तरीके से हमें उसके थ्रू अपने जो भी एक स्टेप लेने हैं वो सारे चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। इसलिए इसे हम कहते हैं बिजनेस सेगमेंट फॉर्मेट। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट है जियोग्राफिकल सेगमेंट फॉर्मेट। ये ऐसे फॉर्मेट है, ये भी सेम कंपनी के द्वारा रिक्वायर किया जाता है ताकि जो भी एक जियोग्राफिकल जो एक स्टेटमेंट है सेगमेंट है उनके बीच में जो डिफरेंस है उनको जानेंगे और इनके अबाउट में जो भी इंफॉर्मेशन है कंपोनेंट है उनको हम जानेंगे। एक जियोग्राफिकल एरिया जो है उसमें देखेंगे कि उसके लगभग में जो एरिया आते हैं जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है वहाँ से कितने रेवेन्यू, क्या रिजल्ट, क्या एक्सपेंसेस रहते हैं, इनके रिगार्डिंग काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पता लगाया जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो सेगमेंट है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो एक
यूज़र्स के लिए प्रोवाइड करते हैं फॉर्मेट को, ताकि यहाँ से कंपनी का जो भी ऑपरेशन है, परफॉर्मेंस है, उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव वे में देख सके। इसका मतलब ये है कि काफ़ी डीपली तरीके से देख सके और जान सके, और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, मेजरिंग करेंगे, काफ़ी सारे यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं उनको यहाँ पे फुलफिल किया जाता है, क्योंकि इसके थ्रू कंपनी की ट्रांसपेरेंसी को भी पता लगाया जाता है कि कंपनी की जो एक्चुअल में है उसका जो नेचर है वो किस तरीके से है, और सारी बातों का पता लगाया जाता है जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकेंडरी सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट। ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अकॉर्डिंग होते हैं। ये सेकेंडरी सेगमेंट रिपोर्टिंग आते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मेट है यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। ये सेम रिलेटेड तो रहता है सेगमेंट से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे कौन कौन से अलग है, जैसे वहाँ पे हमने बात किया था बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट के बारे में, यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ दूसरे पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले देखो कस्टमर बेस्ड रिपोर्टिंग। ये एक ऐसा फॉर्मेट है, मतलब ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर हम दिखाएंगे कि कंपनी का जो भी रिपोर्ट है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को लेके यहाँ पर इस सेगमेंट के थ्रू दिखाएंगे, और ये बेस्ड रहेगा ऑन कस्टमर ग्रुप पे। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया गया कि मान लो एक कंपनी जो है वो अपने रिपोर्ट को, फाइनेंशियल रिपोर्ट को है जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेपरेटली सेगमेंट के साथ में सर्विस के तौर पर, मतलब जो भी उनके कस्टमर है उनको वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके थ्रू एक कॉमर्शियल जो कस्टमर है उनको यहाँ पर सेगमेंट के साथ में सर्व किया जाता है इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोडक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग। इसमें हम अपने सेगमेंट को प्रोडक्ट के साथ में रिलेट करके दिखाएंगे, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहेगा उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। सर्विस बेस्ड रिपोर्टिंग में क्या दिखाएंगे हम, सर्विस रिलेटेड की कंपनी के द्वारा कौन कौन से सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है, सेगमेंट के साथ में कितना ज़्यादा कनेक्शन है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के तौर पर दिखाए जाएंगे, कौन से कंसल्टिंग है सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इन सारे को मतलब कि हम ऑल ओवर बात करें तो जो सर्विसेज बेस्ड जितने भी है पॉइंट है उनको इस रिपोर्ट में हम शो करके दिखाएंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट 5th पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेस्ड रिपोर्टिंग। अब जैसे कि आपको पता है कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए काफ़ी सारे उनके पास में तरीके रहते हैं कि किस तरीके से भेजें। एक होता है डायरेक्टली कस्टमर तक ही पहुंचा देना, एक होता है बीच में मिडल पर्सन रहते हैं जो कि जिसको हम थोक व्यापारी बोलते हैं, जो कि बड़े बड़े कंपनियों से सामान को खरीदते हैं, फिर उसको फुटकर व्यापारी को देते हैं, फिर वो जाके बाद में कस्टमर तक पहुँचाते हैं। तो कंपनी के पास में ऐसे काफ़ी सारे चैनल रहते हैं जिसके थ्रू कस्टमर तक सारी चीज़ों को पहुंचाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में हम इन्हीं चीज़ों को दिखाएंगे कि कंपनी अपने रिपोर्ट में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को बताएंगे, और इनका ये जो रिपोर्ट रहेगा सिर्फ और सिर्फ इस बेस्ड पे रहेगा जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाएगा कि कंपनी कौन कौन से ऐसे चैनल का यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से स्टोर्स का यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से मतलब ई कॉमर्स का चैनल का यूज़ कर रहे हैं, कि हो सकता है कि कंपनी ऑनलाइन तरीके से भी बेचे या ऑफलाइन फिजिकल स्टोर के थ्रू बेचे। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कौन से फॉर्मेट को, कौन से चैनल को यूज़ करती है। तो इन्हीं के लगभग में अबाउट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर शो करके दिखाते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट है कॉस्ट सेंटर बेस्ड रिपोर्टिंग। अब जैसे कि नाम से ही पता है आपको, इस फॉर्मेट में हम कंपनी के अंदर जो भी एक लागत आ रहे हैं जो कि सेंटर के ऊपर रहता है, जैसे कि कंपनी के काफ़ी सारे सेंटर हो सकते हैं, तो हर एक सेंटर के अलग अलग कॉस्ट आते हैं। तो कंपनी यहाँ पर अपने रिसर्च डेवलपमेंट से या काफ़ी सारे ऐसे सेगमेंट के थ्रू ये पता लगाते हैं कि उनका कॉस्ट कितना ज़्यादा आया है, और रिपोर्ट में इन्हीं चीज़ों को दर्शाया जाता है। क्योंकि कंपनी हर एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, चाहे उसको एक सामान को बनाने से लेके कस्टमर तक पहुंचाने तक का काम हो, लगभग जितने काम है हर एक काम में कॉस्ट तो आते ही है। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में कॉस्ट रिलेटेड ही सारे कॉन्सेप्ट को या सारे पॉइंट को यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है SBU। इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बेस्ड रिपोर्टिंग। ये ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कंपनी अपने रिपोर्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में अबाउट देंगे कौन से इन्फॉर्मेशन को, जो डिफरेंट जो स्ट्रेटेजिक अपनाते हैं कंपनी अपने बिजनेस यूनिट के अंदर, तो वहाँ से जो भी एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है वो इस रिपोर्ट के अंदर दिखाया जाएगा।
तो ये सारे पॉइंट थे, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। देन उसके बाद में लास्ट पॉइंट है कि जब भी सेकेंडरी सेगमेंट रिपोर्टिंग का यूज़ किया जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, पोजीशन के बारे में जानते हैं, साथ ही साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, जिसके थ्रू एक बिजनेस के बारे में पता लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इसके थ्रू हम इजीली तरीके से जान सकते हैं कि कंपनी का नेचर कैसा है, कंपनी किस तरीके से अपने सारे काम को कंप्लीट करते हैं। तो काफ़ी सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को इनके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। देन उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब इसमें देखो हम कौन कौन से पॉइंट को समझते हैं। जैसे कि आपको पता है जो रिपोर्टेबल सेगमेंट होते हैं, इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट को हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू काफ़ी सारे रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है जो कि अकॉर्डिंग रहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट है, कुछ थ्रेशोल्ड है। सबसे पहले है सेगमेंट रेवेन्यू। यहाँ पर देखो जो अभी हमने इसको थोड़े से यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाती हुई हूँ, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट बस। यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे 3 पॉइंट थे, यहाँ पे जस्ट एक थोड़ा सा मतलब एक लाइन में बता दिया था, लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पर आपको डीपली तरीके से बताया जाएगा कि जैसे कि रिपोर्टेबल सेगमेंट में काफ़ी सारे पॉइंट रहते हैं। जैसे सबसे पहले है सेगमेंट रेवेन्यू। यहाँ पर रेवेन्यू का जो 10% है, ये 10% से जो ज़्यादा है उसको कंबाइंड रेवेन्यू में दिखाएंगे हम अपने रिपोर्टेबल सेगमेंट के अंदर। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का 10% या मोर देन 10%, सेगमेंट एसेट्स का सेम वैसे ही 10% या 10% से ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर कंसीडर्ड किया जाएगा रिपोर्टेबल सेगमेंट के अंदर। तो ये कुछ थ्रेशोल्ड है जिसके बेस पर सेपरेटली रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, जिसके बेस पे कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको तैयार किया जाता है। और एडिशनली अगर हम बात करें तो कंपनी के पास में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट रहते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे सेपरेटली रिपोर्टेबल हो, कुछ अलग से भी कंबाइन करके बनाया जाता है। मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके से बनाते हैं। तो कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इस चीज़ को फिक्स करते हैं कि हमें किस तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इसके थ्रू जो भी रिस्क है, जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी ऑपरेशन है, उन सभी का पता लगाया जाता है। तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग चलेंगे कि उनके लिए कौन सा चीज़ सुटेबल है, कौन सा चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो किस चीज़ को लागू करना चाहते हैं अपने कंपनी के अंदर, क्योंकि इसके बेस्ड पे जो इन्फॉर्मेशन को हम पता लगाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हो, चाहे एनालाइज करने के लिए हो, चाहे कंपनी के हेल्थ वेल्थ अंडरस्टैंडिंग होने के लिए कि कंपनी कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन से डायरेक्शन को अपना रहे। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, यहाँ पर पता लगाया जाता है। तो इस वजह से कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब कंपनी अपने सेगमेंट अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से ऐसे पॉलिसीज है जिसको अपनाते हैं या किस तरीके से इनको प्रेफर करते हैं। सबसे पहले देखो जो सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है ये रेफर करता है सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स को। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर काफ़ी सारे प्रिंसिपल आते हैं, काफ़ी सारे प्रोसीजर आते हैं, जिसके थ्रू कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और अपने रिपोर्ट को तैयार करते हैं, जिसके बेस्ड पे कंपनी के परफॉर्मेंस को पता लगाया जाता है। और साथ ही साथ ये एक पार्ट माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ये काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ को बताता है कि किस तरीके से सेपरेटली फाइनेंस का रिजल्ट कैसा है मैनेज किया जाता है इन सारे सेपरेटली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पार्ट्स है। तो सेगमेंट का जो ये पॉलिसीज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके थ्रू एक डायरेक्शन को या एक दिशा को दिखा दिया जाता है, जिसके बेस्ड पे कंपनी अपने सारे काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो कुछ सेगमेंट पॉलिसीज है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले देखो जो फर्स्ट पॉलिसी बताया गया है यहाँ पे, मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सेगमेंट। अलग अलग सेगमेंट के थ्रू कंपनी के पास में कितनी ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न किया गया है, या कंपनी ने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितने ज़्यादा प्रॉफिट को अचीव किया है अलग अलग सेगमेंट के तौर पर। तो यहाँ पर इन चीज़ों का पता लगाया जाता है इस पॉलिसीज़ के बेस्ड पे, क्योंकि यहाँ से कंपनी को पता चल पाता है कि उनका जो रिसोर्सेज था उससे उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, कितना उन्होंने कमाया है। साथ ही साथ इन फ्यूचर में जाके उनको डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, कि यहाँ पर एनालिसिस करके कंपनी ये देखते हैं कि उनके कंपनी में कौन कौन से रिस्क जनरेट हो रहे हैं, या इन फ्यूचर कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं जिसका वो फ़ायदा ले सकते हैं इन फ्यूचर में। तो यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन को पहले ही कलेक्ट कर लिया जाता है, ताकि
इन फ्यूचर में जाके और आज के टाइम पे सारे गलत चीज़ों से हम जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आएंगे उनको हम फेस करने के लिए वहाँ पे कैपेबल रहेंगे, हमारे अंदर ये एबिलिटी रहेगी कि हम उन सारे प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं और जाके फ्यूचर में भी जाके इनसे प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब जितने भी काम है, जितने भी रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं, सारे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन नहीं किया जाता है तो कंपनी के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको कंपनी को हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इस वजह से कंपनी अगर मान लो कोई चीज़ गलती से हो गया, वो चीज़ अलग है, बट कंपनी अपनी तरफ से ये सारे अपने तरफ से एक तरीके से वहाँ पर मेहनत लगाते हैं या इस तरीके से प्लानिंग करके रखते हैं कि उनके जो भी काम किए जा रहे हैं, जो भी रिपोर्ट्स को तैयार किए जा रहे हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस चीज़ को रिक्वायर किया जाता है कि जब भी रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा वो सेगमेंट के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, सारे पॉलिसीज़ का उनको पालन करेंगे, ताकि स्टैंडर्ड के अंदर जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है एक फ्रेमवर्क, उसको आइडेंटिफाई कर सके और अपने रिपोर्ट को सेम उसी की तरह बना सके। तो आई होप ये 3 पॉइंट हमको समझ में आ गए होंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर कुछ की एलिमेंट है सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के, कि ये जो पॉलिसीज़ है इसके अंदर भी कुछ इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे पहले है सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सेगमेंट है अकाउंटिंग का उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि वो उसका जो नेचर है, व्यवहार है, वो कैसा है, और इसके बेस्ड पे जो से भी फैक्टर है, वो चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो चाहे सर्विसेज से रिलेटेड हो, हम सारे लोकेशन का या कस्टमर बेस मतलब ऑल ओवर हर चीज़ का हम आइडेंटिफाई करेंगे। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, यहाँ पर सेगमेंट के तौर पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करके जो भी हमारे एक्सपेंसेस है हमारी आवश्यकता के लिए, वहाँ पर इस चीज़ को हम एलोकेटेड करेंगे, जो कि हमारा बेस्ड रहेगा हाउ दे रिलेट टू द सेगमेंट ऑपरेशन के साथ में। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। यहाँ पर जाके हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रेवेन्यू है, जो भी हमारी प्रॉफिट है, उसको हमें मेज़र करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये जो प्रॉफिट है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पॉलिसी के साथ में किस तरीके से एंश्योर करता है, ताकि जो भी रिजल्ट रहेगा वो हमारा इस तरीके से रहना चाहिए कि उसको हम कंपेयर कर सके अक्रॉस सेगमेंट के बीच में, कि जब भी हम इनको तैयार कर लेंगे तो हमारी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग रहेगा। तो हमें एंश्योर करना पड़ेगा, इस चीज़ से हमें मानना पड़ेगा, ताकि जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम कंपेयर कर सके किसी भी सेगमेंट के साथ में, ताकि हमारे लिए ये सारे काम ईजिली हो सके। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर कंपनी का जो भी सेगमेंट है जिसको एंगेज किया जा रहा है डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शन के साथ में, ताकि आपस में जब भी इनका ट्रांजैक्शन होगा तो वहाँ पर हो सकता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो या दूसरे कोई ट्रांजैक्शन हो, तो यहाँ पर जो भी अकाउंटिंग की आवश्यकता है उसको एक स्पेसिफिक रूल के साथ में बन सके, क्योंकि इससे एक एंश्योर हो जाता है, ये चीज़ फिक्स हो जाती है कि जो भी रिजल्ट को रिपोर्ट में तैयार किया जाएगा बिल्कुल एक्यूरेटली किया जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से किया जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या जो भी कोई कंपनी है सभी इसे अपनाती, क्योंकि सेगमेंट अकाउंटिंग जो पॉलिसीज है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल तो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन इसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट को, जहाँ पर हेल्प मिलता है कि वहाँ पे जाके जो भी रिपोर्ट को हम तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी में प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहता है, ताकि जो भी हम प्रोवाइड करें डाटा को या इन्फॉर्मेशन को, उसके थ्रू कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है या कंपनी की जो पोजीशन है उसके बारे में सही पता लगाया जा सके, और इन फ्यूचर में भी जाके और आज के टाइम में भी जाके उससे बेस्ट डिसीजन को ले सके। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, बिजनेस के आउटकम्स का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास में जहाँ से जो मनी है वो आ रहे, मतलब जो उनका सेलिंग का जो भी काम है या जिस भी तरीके से आ रहा है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे कैपिटल हो, तो वहाँ से क्या है कि कंपनी की तरफ पैसा ज़्यादा आने लग जाता है, तो वो जो कंडीशन है, वो जो सिचुएशन है, उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है कि कंपनी के आउटकम्स बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट है जिसके थ्रू कंपनी के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं इन सारे सेगमेंट के थ्रू। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में समरी स्टार्ट हो गया, मतलब कि यहाँ पे जाके ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया। समरी में हम ये देखेंगे कि पूरे लेसन में हमने किस किस चीज़ को पढ़ा था, एक बार बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर इसको रिवीजन लेंगे। तो सबसे पहले देखो हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुटनोट्स के बारे में, और ये क्या होते हैं, जैसे कि क्लास का स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कंपनी के द्वारा बनाया जाता है तो उसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें बताने हम भूल जाते हैं या हम नहीं देते हैं किसी भी वजह की वजह से। तो वहाँ पर अगर किसी भी रीज़न की वजह से हमने जिस इन्फॉर्मेशन को
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड नहीं किया है उसको एडिशनली अगर हम दूसरे तरीके से प्रोवाइड करें तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुट नोट्स कहलाते हैं, कि जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना था वो हमने नहीं दिया है, तो बाद में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुट नोट्स में इस तरीके के एडिशनल डाटा को या इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इसके थ्रू कंपनी का जो पोजीशन है, परफॉर्मेंस है या कैश फ्लो है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को डिटेल जो है इनका प्रोवाइड किया जाता है या इसको कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गया, कंटिजेंसीज हो गया, रिलेटेड पार्टी के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा इन सभी का पता लगाया जाता है। कह सकते हैं कि कंपनी के ऑल ओवर हम हर तरीके की इन्फॉर्मेशन को यहाँ से ले सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी ले सकते हैं और एडिशनल डाटा को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुटनोट से भी ले सकते हैं। उसके बाद में हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था सेगमेंट के बारे में कि सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या है। ये एक प्रोसेस रहता है जिसमें कंपनी को ही डिवाइडिंग किया जाता है उनके ऑपरेशन को इनटू सेगमेंट में, ताकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसको हम जान सके डिवाइड करके सेगमेंट के थ्रू, ताकि जो भी परफॉर्मेंस है उसको हम सेपरेटली तौर पर भी जान सकते हैं सेगमेंट के आधार पर। और जो ये सेगमेंट रिपोर्टिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है यही रहता है कि यहाँ पर जो भी यूज़र है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी यूज़र है उनको प्रोवाइड किया जाएगा ये सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन को, जो कि रहेंगे अबाउट कंपनी, मतलब कि कंपनी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सेगमेंट रिपोर्टिंग के थ्रू प्रोवाइड किया जाए। इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है यही रहता है। तो द स्कोप ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग अप्लाइज टू द पब्लिक कंपनी की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो स्कोप ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग है ये अप्लाई होता है पब्लिक कंपनी पे, और दूसरे कुछ ऐसे भी है जिस पे भी अप्लाई हो सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी के साइज और इंडस्ट्री क्राइटेरिया के ऊपर कि कंपनी किस तरीके के नेचर की है। तो यहाँ पे जाके आपका जो लेसन है ऑलमोस्ट पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया, सारे जो कॉन्सेप्ट थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। तो लेसन कंप्लीट हो गया। अब फीडबैक जरूर से देना आज की क्लास आपको कैसी लगी, साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको काफ़ी सारे क्लासेस मिल जाएंगे बिल्कुल प्लेलिस्ट में, जहाँ पे आप सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 देख सकते हो। हमने किसी भी चीज़ को स्किप ना करते हुए सारे कॉन्सेप्ट को समझे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में ज़रूर से शेयर करना, चैनल को भी और वीडियो को भी, क्लासेस को भी। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। फीडबैक जरूर से देना आपकी ये क्लास कैसी लगी। साथ ही अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे भी जरूर से शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।